Burning of Nepalese parliament, Supreme Court, Prime Minister and ex-Prime Minister houses। नेपाल में जो ये सब कुछ हो रहा है इसके पीछे रीजन है जेनजी प्रोटेस्ट। इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कराया है नेपाल के एक एनजीओ हामी नेपाल ने, जिसे 2015 के अर्थक्वेक के बाद बनाया गया था। इस एनजीओ के फाउंडर हैं सुडान गुरुंग एंड अभी करंट प्रोटेस्ट को यही लीड कर रहे हैं। अभी नेपाल में जो कुछ हो रहा है ऐसा ही कुछ पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में देखने को मिल चुका है। वहाँ भी नेशन वाइड प्रोटेस्ट के बाद देश की सरकार को बदल दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से नेपाल में लीडर्स के साथ पब्लिकली मारपीट की गई, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की डेथ हो गई, एंड अब जिस तरीके से बैंकों को लूटा जा रहा है ऐसा कुछ पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में देखने को नहीं मिला था। इस हिंसा से फिलहाल के लिए हामी नेपाल ने खुद को अलग किया है। प्रोटेस्टर्स की डिमांड है कि जो करंट नेपाली सरकार है, जिसे ऑलरेडी टॉपल्ड किया जा चुका है, इसकी जगह बालेन्द्र शाह को नेपाल का अगला प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाए। बालेन्द्र शाह पहले सिंगर और रैपर थे, बाद में इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। करंट में ये काठमांडू के मेयर हैं। पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म एंड करप्शन के धुर विरोधी हैं एंड पब्लिक में इनकी एक ईमानदार नेता की छवि है। नेपाल में इन प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी सरकार के एक फैसले के बाद। केपी शर्मा ओली की सरकार ने नेपाल में वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी को बैन किया। इस बैन के पीछे सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल रीजन बताया गया था, उसमें सरकार ने कहा कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स को नेपाल के कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा गया, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसके बाद सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है। लेकिन इसी के बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन क्या ये एकमात्र रीजन है इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे? वेल, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से नेपाल में गरीबी है, देश में पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1447 है, जो इंडिया के पर कैपिटा इनकम के मुकाबले आधे से भी कम है। इसके अलावा देश की 3 करोड़ आबादी में से 70 से 80 लाख लोग देश के बाहर जाने को मजबूर हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि नेपाल में एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। इसके अलावा जिस तरीके से सरकार में करप्शन है एंड पॉलिटिशियंस देश के पार्लियामेंट में बैठ के जिस तरीके से जनता का मजाक उड़ाते हैं, इन सभी के वजह से नेपाल की जनता के बीच में पहले से ही असंतोष की भावना थी। ऐसा कहना यहाँ पे सही होगा कि पहले से ही सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल इकट्ठा था, सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी। एंड जब केपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बैन किया, जिसके वजह से जनता का अल्टीमेट जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ फूट पड़ा, इस फैसले ने चिंगारी का काम किया। सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने के पीछे भी 2 थियरीज हैं। ऑफिशियल थियरी जो सरकार ने दी है कि प्लेटफॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन ना कराने के बाद इन्हें बैन किया गया है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। बीते कुछ दिनों से नेपाल के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस शेयर कर रहे थे जहां आम नेपाली की लाइफ स्टाइल को कंपेयर किया जा रहा था नेपाल के लीडर्स के बच्चों के लाइफ स्टाइल से। जहां लीडर्स के बच्चों के पास ज़्यादा पैसा है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ज़्यादा एडवांस कार्स हैं एंड यूरोप में ये ज़्यादा बेहतर अपार्टमेंट अफोर्ड कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक आम नेपाली खाने के लिए भी मोहताज हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैशटैग्स ट्रेंड किए गए लाइक #NepoKids। बेसिकली ये सब कुछ करके एक मैसेज देने की कोशिश थी कि एक आम नेपाली इस वजह से गरीब है क्योंकि देश का सारा पैसा ये नेता अपना और अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल को सस्टेन करने में खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा देश में जिस तरीके से नेपोटिज्म बढ़ रहा था उस पर भी स्ट्राइक करने की कोशिश की। इसी से घबरा के कि कहीं ये आइडिया ज़्यादा पॉपुलर ना हो जाए नेपाल में, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया ताकि लोग आपस में इंटरेक्ट ही ना करें। इसके अलावा देश के पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी जनता में गहरा असंतोष है। अभी नेपाल में डेमोक्रेसी अपने यंग फेज पे है। 2008 तक यहाँ पे मोनार्की थी, राजा का शासन था और किंग थे ज्ञानेंद्र शाह। इन्हीं के टाइम में 2006 में कम्युनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई। कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर्स की डिमांड थी कि देश में राजा के शासन को खत्म करके जनता का शासन लाया जाए। फाइनली जब ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुई तो 2008 में ज्ञानेंद्र शाह को गद्दी छोड़नी पड़ी एंड देश में डेमोक्रेसी आई। तब से लेके अब तक कुल 17 सालों में नेपाल में कुल 13 सरकारों ने शासन किया। स्थिति किस हद तक खराब है इसे आप इसी से समझ सकते हैं कि आज तक एक प्रधानमंत्री ने भी पूरे 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है। एंड अगर इन 13 सरकारों के बीच में आप देखें तो 3 नाम आपको लगातार देखने को मिलेंगे। पहला केपी शर्मा ओली, ये अभी तक कुल 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
इसके अलावा पुष्प कमल दहल प्रचंड ये 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं एंड प्रेम बहादुर देवबा ये अभी तक कुल 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बार बार प्रधानमंत्रियों की इस म्यूजिकल चेयर की वजह से देश की इकोनॉमी ना सिर्फ खस्ता हाल हुई बल्कि जो कंट्री की क्रेडिबिलिटी थी इसको भी गहरा नुकसान पहुंचा। इसके वजह से आम नेपाली का जीवन लगातार खराब होता चला गया एंड उसे रोजगार की तलाश में पलायन को मजबूर होना पड़ा। नाउ अभी इन प्रोटेस्ट की वजह से केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया है। सो क्या ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल हैं? वेल, मेरे ओपिनियन में ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी। एक प्रोटेस्ट के जरिए एक सरकार को उखाड़ भर देने से प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता। फ्यूचर में क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, क्या वहाँ मोनार्की वापस आएगी या फिर बालेंद्र शाह को अगला प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाएगा, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स अभी तक नहीं मिले हैं। वेल, बालेंद्र शाह के प्रधानमंत्री बनने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। इंडिपेंडेंटली इन्होंने मेयर का इलेक्शन कंटेस्ट किया था एंड अपने पॉपुलैरिटी के दम पे ये इलेक्शन जीत गए। सो ये बात सही है कि जनता के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी है एंड ये भी सही है कि जिसकी जनता के बीच में पॉपुलैरिटी हो वही प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन करंट जो नेपाल में पॉलिटिकल सिस्टम है उसके थ्रू बालेंद्र शाह के डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हो जाने का कोई भी चांस नहीं दिखता, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि सबके साथ इनके रिलेशंस खराब हैं। इसके अलावा यूएस एंड चाइना का भी एंगल है। केपी शर्मा ओली चाइना के करीबी माने जाते हैं एंड खुद भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं एंड रिसेंटली जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने बैन किया था ये सारे यूएस बेस्ड थे। तो क्या ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है इसमें कहीं ना कहीं यूएस या फिर सीआईए की इन्वॉल्वमेंट थी? वेल, मेरे ओपिनियन में अगर इस पूरे प्रोटेस्ट के पैटर्न को समझा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एक्सटर्नल पावर ने इंटरफियर किया है, क्योंकि जब एक कॉमन मैन प्रोटेस्ट करता है तो वो कभी पार्लियामेंट को आग नहीं लगाता, सुप्रीम कोर्ट को आग नहीं लगाता। एक बार को कुछ लीडर्स के घरों को अटैक किया जाता है लेकिन प्रधानमंत्रियों के घरों को अटैक नहीं किया जाता। इस पूरे सिस्टम को देख के ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक फॉरेन पावर का यहाँ पे इंटरफियरेंस था एंड ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि यूएस एंड चाइना के रिलेशंस जिस तरीके से ख़राब हो रहे हैं, ये डर है कि यूएस एंड रशिया के बाद वापस से एक कोल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है यूएस एंड चाइना के बीच में एंड शायद से नेपाल इस पूरे कोल्ड वॉर का पहला टेस्टिंग ग्राउंड था जिसमें चाइना हार गया एंड ये चीज़ इंडिया के लिए भी खतरनाक है। एज एन इंडियन हम चाहेंगे कि नेपाल में स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा पूरा ओपन बॉर्डर लगता है, ज़्यादा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं भी नहीं एंड अगर इसी तरीके से अराजकता की सिचुएशन रहती है तो इसका लाभ उठा के पाकिस्तान डेफिनेटली उसके थ्रू टेररिस्ट की इंक्रोचमेंट कराने की कोशिश कर सकता है। वेल, फ्यूचर में क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन करंट में ये पूरा सिचुएशन है इसको एसेस करने के बाद ऐसा लगता है कि जब तक नेपाल में अराजकता बनी रहेगी तब तक कोई नई इन्वेस्टमेंट नेपाल में नहीं आएगी एंड हो सकता है कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो। नेपाल के लोगों के हित में यही है कि जल्द से जल्द वहाँ पे एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, जो भी मोस्ट पॉपुलर लीडर हो वो चुन करके आए, जीत करके आए और जनता के हित में काम करे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।